हेलो स्टूडेंट। इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, लेकिन आज हम इतिहास को समझने वाले के नजरिए से देखेंगे। इमेजिन कीजिए 1750 का वो साल, भारत का सबसे अमीर हिस्सा बंगाल, जहाँ की हवाओं में मलमल की खुशबू, खेतों में सोना होता था। लेकिन फिर 7 समुंदर पार से कुछ व्यापारी आते हैं और देखते ही देखते वो व्यापारी उस देश के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कैसे एक छोटी सी कंपनी ने दुनिया के सबसे अमीर नवाब को उसके अपने ही महल में हरा दिया? क्या वो एक युद्ध था या महज एक सौदा? आज की क्लास में हम इतिहास के उस ब्लैक होल में उतरेंगे जिसने भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। प्लासी से बक्सर तक की वो कहानी जो आपने आज से पहले इस अंदाज में नहीं सुनी होगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ तारीखें नहीं, अंग्रेजों की वो मास्टर चाल पढ़ेंगे जिसने हमें 200 साल की गुलामी में धकेल दिया। तो आइए हम शुरू करते हैं। अंग्रेजों बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। सबसे भूमि बंगाल ही क्यों? तो इन्होंने बंगाल को ही क्यों चुना? इन्होंने अंग्रेजों को। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं कि बंगाल 18वीं शताब्दी में बंगाल जो था वो भारत का सबसे समृद्ध, कैसा था? सबसे समृद्ध और उपजाऊ प्रांत था। इसे पूरब का स्वर्ग कहते थे। ये कैसा प्रांत था? 18वीं शताब्दी में ये बंगाल भारत का सबसे समृद्ध और उपजाऊ प्रांत था। इसे पूरब का स्वर्ग कहते थे। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे। जैसे आर्थिक संपन्नता। आर्थिक संपन्नता में क्या क्या था इसके? जैसे भारत से व्यापार का केंद्र, भारत से होने वाले कुछ कुछ कुल यूरोपीय व्यापार का लगभग 60% अकेले बंगाल से होता था। प्रमुख निर्यात, यहाँ से सूती वस्त्र, रेशम, सोरा सोरा क्या होता है? जो कि बारूद बनाने के लिए काम में लिया जाता। नील का भारी मात्रा में निर्यात होता था। अब इसका रेवेन्यू, तो राजस्व है। बंगाल का लगान इतना ज्यादा था कि मुगलों का शाही खजाना मुख्य रूप से बंगाल के पैसों से ही बढ़ता था। अब नेक्स्ट हमारा भौगोलिक स्थिति के बंगाल की भौगोलिक स्थिति कैसी थी? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र कैसा था? बहुत उपजाऊ था। यहाँ पे कृषि की मात्रा बहुत होती थी, कृषि बहुत पैदावार होती थी। तो समुद्री मार्ग, और साथ में यहाँ पे क्या भी था? समुद्री मार्ग भी था। बंगाल की खाड़ी के पास होने के कारण यहाँ दक्षिण पूर्वी जो एशिया था, वो और यूरोप तक समुद्री व्यापार करना यहाँ पर बहुत आसान था। इसलिए यहाँ पर ये व्यापार करने के लिए आते थे। साथ में इसमें पास में क्या थी? इसमें बंगाल में क्या थी? हुगली नदी। परिवहन के लिए हुगली नदी एक क्या थी? इनकी लाइफ लाइन। क्या थी इनके लिए? एक लाइफ लाइन, जहाँ जहाजों का आना जाना लगा रहता था। अब इनकी है पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, इनकी राजनीतिक स्थिति बंगाल की। सबसे पहले थे उसमें मुर्शिद कुली खान 1717 में इसने बंगालों को मुगलों से व्यापारिक रूप से स्वतंत्र कर लिया था। सेकंड थे अलीवर्दी खान की बुद्धिमानी। अलीवर्दी खान, इन्होंने 1740 से लेकर 1756 तक ने यूरोपीय शक्तियों को नियंत्रण में रखा। इसने यूरोपियों की जो तुलना की थी, किससे की थी? मधुमक्खियों से की थी। कैसे? जैसे जब मधुमक्खी होती है, अगर इन्हें छेड़ा जा ना जाए तो ये शहद देंगी। ये तुलना उन्होंने किससे की थी? अंग्रेजों की। जैसे जिस तरह से मधुमक्खी हो, जब तक छेड़ो ना, तो जब तक ना छेड़ो तो वो खाती नहीं है। इसी प्रकार से उन्होंने उनकी तुलना अंग्रेजों से की थी कि अंग्रेजों को छेड़ो मत, अगर नहीं छेड़ोगे तो जब तक ये शहद देंगी, और अगर छेड़ा जाए अंग्रेजों को तो काट काट कर मार डालेंगे। ये किसके बारे में कहा था? अंग्रेजों के बारे में। किसने कहा था? अलीवर्दी खान ने कहा था। यूरोपियों की तुलना की थी इससे। अब नेक्स्ट हमारा बंगाल कमजोर उत्तराधिकारी कौन था? 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद जो उसका पोता था सिराजुद्दौला नवाब। कौन था? सिराजुद्दौला नवाब। 1756 में अलीवर्दी खान का पोता, वो नवाब बना। फिर कैसा? वो कैसा था? युवा था बहुत और गुस्सैल था। वो दरबार के भीतर ही उसके कई दुश्मन बन गए थे, जैसे घसीटी बेगम और मीर जाफर। ये उसके दुश्मन बन गए थे। कौन? घसीटी बेगम और मीर जाफर। अब अंग्रेजों के लिए बंगाल का क्या महत्व था? वो बंगाल में क्यों आए थे अंग्रेज? तो अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख सियर से एक शाही फरमान मिला था, जिसे क्या बोलते थे? वो दस्तक बोलते थे। दस्तक क्या था? मतलब एक व्यापारिक, मतलब व्यापार करने के लिए एक पास मिला था उनको। जैसे पास मिलता है, वो प्यास पास था, जिसके जरिए कंपनी को बंगाल में बिना टैक्स के ही, मतलब एक दस्तक क्या था? एक तरह का व्यापारिक पास था, जिससे वो वहां पर व्यापार कर सकते थे, और वो भी बिना टैक्स के, ड्यूटी फ्री व्यापार करने की उनको अनुमति मिल गई थी। अब ये विवाद की जड़, कंपनी के जो कर्मचारी थे, इस दस्तक का जो उन्हें जो एक पास मिला था, इसका जो दस्तक का उपयोग कैसा करने लगे थे? वो अपनी निजी व्यापार में, प्राइवेट ट्रेड के लिए करने लगे, जिससे बंगाल के जो खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। अब क्या हुआ है इसमें? इसके प्रमुख नवाब कौन कौन थे? प्रमुख नवाब थे यहाँ के, एक तो था मुर्शिद अली खान। कौन था? मुर्शिद अली खान। मुर्शिद अली खान, और दूसरा था अलीवर्दी खान, और ये सिराजुद्दौला। ये प्रमुख नवाब जो यहाँ के बंगाल के नवाब बने थे। तो सबसे पहले इसमें मुर्शिद अली खान। ये कब से बना था? 1717 से लेकर 1727 तक। बंगाल का ये संस्थापक था। ये कौन? मुर्शिद अली खान। बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शिद अली खान। मुर्शिद कुली खान, सॉरी, मुर्शिद कुली खान वह व्यक्ति था जिसने बंगाल को मुगलों के पतन के समय एक स्वतंत्र पहचान दी थी। अब इसका
की राजधानी परिवर्तन। इसने जो बंगाल की जो राजधानी थी उसको ढाका से कहाँ के लेके आया था, इसको ये मुर्शिदाबाद लेकर स्थानांतरित कर दिया था। ये क्वेश्चन अक्सर अक्सर पूछा जाता है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। कि उसने क्या कहते हैं, जो बंगाल की राजधानी थी मुर्शिद कुली खान ने कहाँ पर बनाई थी, उसने पहले क्या थी बंगाल की राजधानी ढाका थी, उसके बाद क्या बना दिया उसने, मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर दी थी उसने, किसने, मुर्शिद कुली खान ने। अब है इजारेदारी प्रथा। इसमें जो भूमि राजस्व मिलता था, जो रेवेन्यू मिलता था उनको, उसे वसूलने के लिए इजारेदारी ठेकेदारी प्रथा शुरू की गई थी, ताकि उनका खजाना भरा रहे। मुगलों से रिश्ता, वह मुगलों को नियमित रूप से नजराना पेश करते थे, क्या टैक्स बेचता था, लेकिन प्रशासनिक फैसले खुद लेता था। कौन, मुर्शिद कुली खान। अब सेकंड है हमारा अलवर्दी खान। ये कब तक रहा था, 1740 से लेकर 1756 तक ये बंगाल का नवाब रहा था। ये बहुत चतुर कूटनीतिक था। कौन, अलवर्दी खान, 1740 से लेकर 1756 तक। अलवर्दी खान बंगाल का सबसे प्रभावशाली नवाब माना जाता था। उसने गिरिया के युद्ध 1740 में सरफराज खान को हराकर सत्ता हासिल की थी। मधुमक्खी वाला प्रसिद्ध कथन, इसे लगा लीजिएगा, कथन। उसने यूरोपियों और अंग्रेजों के फ्रांसीसियों के बारे में क्या कहा था, कि यदि इन्हें न छिड़ा जाए, किसने कहा था, यदि अलवर्दी खान ने, कि यदि इन्हें न छिड़ा जाए तो ये शहद देंगी, और यदि इन्हें छिड़ा जाए तो ये काट काट कर मार देंगी। अब है मराठों से संघर्ष। इसके समय में, किसके समय में, अलवर्दी खान के समय में, इसके समय में बंगाल पर मराठों के बहुत सारे आक्रमण हुए, जिसके कारण इसे मराठों को उड़ीसा का कुछ हिस्सा चौथ टैक्स में देना पड़ा था। किसके खान काल में, अलवर्दी खान के। अलवर्दी खान क्या था, ये बहुत प्रभावशाली नवाब था बंगाल का, और इसके गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 ईस्वी में। तो इसने सरफराज खान को हराकर सत्ता को हासिल किया था। इसका एक प्रसिद्ध कथन था, जो उसने यूरोपियन अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बारे में बोला था, कि अगर इनको न छिड़ा जाए तो ये शहद देंगी, और यदि इन्हें छिड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। इसने बंगाल पर मराठों के इसके टाइम में बंगाल पर मराठों के बहुत सारे आक्रमण हुए थे, जिसके कारण जो मराठों को जो उड़ीसा का कुछ हिस्सा चौथ के रूप में इसको देना पड़ा था। नेक्स्ट हमारा अब इसकी थी उत्तराधिकारी की समस्या। क्या थी, अलवर्दी खान का ना कोई बेटा नहीं था, उसकी 3 बेटियां थी, जिसमें जैसे उसकी सबसे बड़ी बेटी थी, उसकी सबसे बड़ी बेटी थी, उसका जो बेटा था सिराजुद्दौला को अपना उसने उत्तराधिकारी बनाया, जिससे उसके परिवार में गृह युद्ध शुरू हो गया। कैसे, सिराजुद्दौला, ये कौन था, उसका अलवर्दी खान का क्या कहते हैं, पोता। तो इसके क्या कहते हैं, अलवर्दी खान का ये पोता था। तो ये क्या, इसको उसने नवाब बनाया था। सिर्फ जो बड़ी बेटी थी उसका ये बेटा था। तो ये क्या था, सिराजुद्दौला। 1756 से लेकर 1757 तक बना था। ये त्रासदी का नायक, इसे कहते हैं त्रासदी का नायक। सिराजुद्दौला मात्र 23 साल की उम्र में ये नवाब बना था। इसका शासनकाल कैसा था, बहुत छोटा था, मतलब करीब 1 साल का ही था इसका। 56 से लेकर 57 तक 1 साल का, सब छोटा था, 23 साल का था। और ये त्रासदी का नायक कहते हैं इसे, त्रासदी का नायक। वही सबसे मतलब छोटा था, और 23 साल का था, और 1 साल ही इसने ये मतलब राज्य कर पाया था। लेकिन इसी ने भारत के भविष्य को बदल कर रख दिया था। कैसे, आंतरिक दुश्मन, इसके बहुत सारे आंतरिक दुश्मन थे। जैसे गद्दी पर बैठते ही इसने अपनों से चुनौती मिली, अपने लोगों से ही, क्योंकि सब इसका विरोध कर रहे थे कि इसको राजा बनाया था, क्योंकि ये बेटी का बेटा था, इसलिए। अब सबसे पहले इसका जो दुश्मन था, एनिमीज थे, जो पहले घर में जो उसके मौजूद थे, उसमें थे घसीटी बेगम। ये इसकी कौन थी, ये इसकी बड़ी मौसी थी, जो खुद सत्ता चाहती थी कि मैं सत्ता मेरे हाथ में आए। और दूसरा था इसका शौकत जंग, ये सिराज का चचेरा भाई था, पूर्णिया का नवाब, जो कि सत्ता को खुद चाहता था। तीसरा था इसका मीर जाफर, बंगाल की सेना का ये प्रधान सेनापति था, जो नवाब बनने के सपने देख रहा था, कि शायद मुझे सपना है मैं नवाब बनूं। अब है इसका अंग्रेजों से टकराव। इसने अंग्रेजों से किस टकराव किया, सिराज जो था अंग्रेजों की बढ़ती मनमानी, यानी तो दस्तक जो उनको एक व्यापारिक पास मिला था, जिसके द्वारा वो मतलब बिना टैक्स के ही जो भारत में बंगाल में जो भारत में व्यापार कर रहे थे, तो उसका वो जो अंग्रेज थे वो उसका बेधड़क ही बहुत ज्यादा मनमानी से उसका दुरुपयोग करने लगे थे। उसका किलेबंदी में दुरुपयोग, किलेबंदी से, जिससे उसको वो क्या नाम है, सिराजुद्दौला, वो बहुत सख्त नफरत करता था। अंग्रेजों की उसमें मनमानी बढ़ती जा रही थी। अब है कासिम बाजार पर हमला। सिराज ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए कासिम बाजार की फैक्ट्री पर हमला किया, और कलकत्ता पर उसने अपना कब्जा कर लिया था। और उसने क्या किया था, ब्लैक होल ट्रेजिडी के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, ये है कि मतलब काल कोठरी, यही वो घटना हुई थी जहां सिराज ने मतलब 140 अंग्रेजों को कैद किया था, जिससे ब्रिटिश भड़क गए थे, और रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से बंगाल भेजा गया था। इसमें मतलब 140 को, मतलब छोटी सी कोठरी थी, 18x14 की कुछ, तो उसमें उनको 146 अंग्रेजों को इसने बंद कर दिया था सिराजुद्दौला ने। उसमें शायद 23 ही थे जो बचे थे, बाद बाकी जो मर गए थे, जिससे ब्रिटिश भड़क गए, और रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से बंगाल वापस
भेजा गया था। अब है मीर जाफर, सिराजुद्दौला को महागद्दार, सिराजुद्दौला के जो महागद्दार थे वो उसमें कौन कौन आते हैं, सिराजुद्दौला के जो महागद्दार थे उनकी श्रेणी में कौन कौन आते हैं। सबसे पहला है मीर जाफर। मीर जाफर कौन था, ये नवाब की सेना का प्रधान सेनापति। गद्दारी, इसके युद्ध के मैदान में इसने क्या गद्दारी दिखाई थी, जब सिराजुद्दौला जब युद्ध कर रहा था तो उसने क्या युद्ध के अंग्रेजों के साथ, तो इसने युद्ध के मैदान में अपनी सेना को टुकड़ी को लड़ने का आदेश ही नहीं दिया, ये वहां पे खड़ा रहा चुपचाप। बदले में अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल का जो अगला नवाब बनने का उससे वादा किया था कि हम आपको नवाब बनाएंगे, आपको मतलब सिराजुद्दौला की ओर से लड़ना नहीं है, तो वो चुपचाप से टुकड़ी में बस वहां पे खड़ा रहा। अंग्रेजों के बंगाल अगला नवाब बनाने का वादा किया था उससे। सेकंड था, तो उसने इस बार से गद्दारी दिखाई थी, उसने सिराजुद्दौला का युद्ध में कोई साथ समर्थन नहीं किया था। सेकंड है राय दुर्लभ, ये था नवाब की सेना का एक और बड़ा सेनापति था। दूसरा, पहला था कौन, मीर जाफर, और दूसरा था राय दुर्लभ। इसने भी मीर जाफर के साथ मिलकर अपनी सेना को युद्ध से अलग रखा और युद्ध नहीं करने का आदेश दे रखा था। तीसरा था जगत सेठ। जगत सेठ कौन था, फतेह चंद, ये बंगाल से जुड़ा बैंकर और अमीर व्यापारी था। इसने अंग्रेजों को सिराज के खिलाफ वित्तीय मदद की थी, अंग्रेजों के मतलब अंग्रेजों की मदद की थी, किसके खिलाफ, सिराज के खिलाफ अंग्रेजों की वित्तीय मदद की थी, और नवाब के दुश्मनों को एकजुट किया था। अमीचंद, अब इसका चौथा है हमारा अमीचंद। ये क्या था, एक बिचौलिया और व्यापारी था, ये भी सिराजुद्दौला का एक क्या था, उसका क्या कहते हैं गद्दार था, महागद्दार था, उसका एनिमीज था उसका। अब इसने क्या गद्दारी की थी कि इसने नवाब की गुप्त जो सूचनाएं थी, किसने, अमीचंद ने, ये कौन था, एक बिचौलिया और व्यापारी था, इसने जो नवाब की गुप्त सूचनाएं थी अंग्रेजों तक पहुंचाई। बाद में क्लाइव ने इसे भी धोखा दे दिया, सदमे में इसकी मृत्यु भी हो गई थी, किसकी, अमीचंद की। अब पांचवी थी घसीटी बेगम, जो उसकी सिराज की खुद की सगी मौसी थी, बड़ी मौसी। सिराज के नवाब बनने से वो नाराज थी और लगातार अंग्रेजों के संपर्क में रहकर वो सिराज के बारे में जो भी खुफिया जो भी क्या कहते जानकारी थी वो मतलब उनको अंग्रेजों को पहुंचाती रहती थी और सिराज के खिलाफ साजिश रचती रहती थी। अब नेक्स्ट है हमारा युद्ध के प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध क्या हुआ था, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लासी का युद्ध। ये कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी में। युद्ध का स्थान, के युद्ध कहाँ हुआ था, प्लासी का युद्ध। युद्ध का स्थान था और सेनाएं कहाँ है, के बंगाल के नदिया के जिले में, बंगाल को जो नदिया का जिला है भागीरथी नदी, वहां पर किनारे में प्लासी के नामक मैदान में हुआ था। अब इसे प्लासी का युद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कहते हैं पलास के पेड़ थे, पलास के पेड़ के कारण, है ना। तो इस युद्ध का मैदान बंगाल के नदिया जिले में, नदिया जिले के भागीरथी नदी किनारे नामक स्थान में मैदान में ये युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में 23 जून को, प्लासी का युद्ध। सेना का संतुलन, सिराजुद्दौला की जो सेना थी उसमें लगभग कितने सैनिक थे, 50,000 सैनिक थे। विशाल सेना थी इसकी, विशाल थी लेकिन असंतुलित थी, विभाजित थी। लोग आधे उसका समर्थन कर रहे थे और कुछ उसका समर्थन, सिराजुद्दौला का समर्थन नहीं कर रहे थे। वो युद्ध सेना में तो खड़े थे लेकिन वो उसके साथ में युद्ध में साथ लड़े नहीं थे। अब है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो था, जो कि अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था, जो कि सिराजुद्दौला के साथ में प्लासी के युद्ध में, तो वो क्या था, अंग्रेजों की तरफ से मात्र इसके पास कितने सैनिक थे, 3,200 सैनिक। कितने थे, 3,200 सैनिक, लेकिन छोटी थी उसकी सेना, लेकिन सारी कैसी थी, अनुशासित और आधुनिक सेना थी उसकी। तो अब युद्ध की घटना, ये युद्ध सैन्य शक्ति से ज्यादा किसके लिए जाना जाता है, धोखे के लिए। धोखे के लिए जाने वाला युद्ध कौन सा है, प्लासी का युद्ध। धोखे के लिए जाने वाला कौन सा युद्ध है, मतलब सैन्य शक्ति से नहीं जाना जाता बल्कि धोखे के लिए जाना जाता है, कौन सा, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी वाला। यह युद्ध शुरू होते ही सिराजुद्दौला ने सेनापति मीर जाफर और राय दुर्लभ अपनी सेना की टुकड़ियों के साथ निष्क्रिय खड़े रहे। कौन खड़े रहे थे, राय दुर्लभ और सेनापति मीर जाफर। मीर जाफर और राय दुर्लभ अपनी सेना की टुकड़ियों के साथ कैसे खड़े रहते, वो बिल्कुल निष्क्रिय खड़े रहते, वो युद्ध में लड़े नहीं थे सिराजुद्दौला की ओर से। तो सिराज की ओर से केवल मीर मदान, कौन लड़े थे, मीर मदान और मोहनलाल। मीर मदान और मोहनलाल ये सिर्फ दो वफादार सैनिक थे जो कि वीरता से लड़े और मीर मैदान के युद्ध में लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। धोखे का एहसास होते सिराजुद्दौला ने क्या किया था, युद्ध का मैदान छोड़कर ये कहाँ भाग गया था, मुर्शिदाबाद की ओर भाग गया था। लेकिन बाद में मीर जाफर के पुत्र मीरन ने इसकी हत्या कर दी थी। मीर जाफर कौन था, वही सेनापति, कौन था, सेनापति के बेटे ने, कौन था, सेनापति का बेटा, ये कौन था, मीरन, जिसने इसकी सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। अब है प्लासी का युद्ध। युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, इसके परिणाम क्या हुए कि राजनीतिक परिणाम क्या हुए, बंगाल का नवाब अब अंग्रेजों की कठपुतली पपेट बन गया था। ये कौन था, मीर जाफर, जो सेनापति था। अंग्रेजों ने कहा था कि अब हमें जिता दीजिए, हमारे साथ से हमारे मतलब जो कि सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ा था।
तो वो क्या कहते हैं, जो सेनापति था उसका, जिसने उसके साथ गद्दारी की थी, तो उसको अब अंग्रेजों ने क्या किया था, मीर जाफर को वो बना दिया था, क्या कहते हैं, बंगाल का नवाब। लेकिन क्या था, वो सिर्फ अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया था। अब आर्थिक स्थिति, आर्थिक क्या थी, अंग्रेजों को बंगाल के 24 परगना की जमींदारी मिल गई थी अब, और भारी मात्रा में धन भी मिल गया था, क्योंकि मीर जाफर तो उसके हाथ की कठपुतली था, वो कुछ भी कर सकते थे वहां पे। और रणनीतियां क्या हुई, तो फ्रांसीसियों का बंगाल से सफाया हो गया था, और अंग्रेजों का उत्तर भारत में अब पूरी तरह से रास्ता खुल गया था। लॉर्ड क्लाइव, प्लासी का युद्ध एक ऐसी लड़ाई थी जिसे कभी लड़ा ही नहीं गया, वो तो एक विश्वासघात थी। ये लाइन किन्होंने बोलती, लॉर्ड क्लाइव ने। इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। लॉर्ड क्लाइव ने क्या बोला था कि प्लासी का युद्ध एक ऐसी घटना थी, प्लासी का युद्ध कैसी थी, एक ऐसी घटना थी जिसे कभी लड़ा ही नहीं गया, वो तो ये क्या थी, विश्वासघात थी। अब नेक्स्ट है हमारा जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार ने क्या कहा था, 23 जून 1727 को भारत के मध्यकालीन युग का अंत हुआ। किसका अंत हुआ, भारत के मध्यकालीन युग का अंत हुआ और आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी। अब है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। कब, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। युद्ध क्यों हुआ था, बक्सर का युद्ध, मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर जाफर के बाद किसको बनाया, मीर कासिम को बनाया है। लेकिन मीर कासिम कैसा था, एक योग्य और स्वतंत्र विचारों वाला नवाब निकला। तो क्या हुआ, राजधानी परिवर्तन। उसने क्या किया, अंग्रेजों के प्रभाव से बचने के लिए, कि उनका प्रभाव वहां पर ज्यादा था, तो उसने क्या किया, क्या कहते हैं, बंगाल की जो राजधानी थी उसको क्या कर दिया, वहां से बचने के लिए राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, वो मुंगेर बिहार ले गया। सैन्य सुधार में उसने क्या क्या किया, उसने मुंगेर में तोपों और तोप खानों का निर्माण करना शुरू किया। टैक्स का मुद्दा, अब अंग्रेजों ने दस्तक का दुरुपयोग बंद नहीं किया था। जब भी अंग्रेजों ने क्या किया था, जो उनको दस्तक जो उनको मिला था उसका उनका दुरुपयोग बंद नहीं किया था। तो मीर कासिम ने क्या किया, सभी भारतीय व्यापारियों के लिए भी टैक्स खत्म कर दिया था, जिससे अंग्रेज भड़क गए थे कि इनको हमारी जैसे हक क्यों मिल गया। तो अंग्रेज इससे भड़क गए, इससे आपस में इनमें काफी अनबन हुई, जिससे बक्सर का युद्ध शुरू हुआ। ये इसके मेन कारण थे। पहला क्या था, राजधानी परिवर्तन। उसने राजधानी परिवर्तन कर ली थी, कहाँ से, मुर्शिदाबाद से बिहार कर ली थी, मुंगेर में। सैन्य सुधार क्या किया, उसने तोप और तोप खानों का निर्माण कर लिया था। टैक्स का मुद्दा क्या था, जिस पास जो जो क्या था, वो दस्तक जो उनको अंग्रेजों को मिला था, जिससे वो बिना टैक्स के ही व्यापारिक मतलब व्यापार करते थे हमारे भारत में, बंगाल में। तो उसको वो क्या कहते हैं, वो जब वो उसका दुरुपयोग करने लगे अंग्रेज, तो उन्होंने क्या मीर कासिम ने क्या किया कि जो इस तरह से जो मीर कासिम ने फिर सभी भारतीयों के लिए व्यापार के लिए भी टैक्स खत्म कर दिया था, जिससे अंग्रेज भड़क गए थे। ये उसके रीजन बने, ये इसके मेन रीजन बने, जिससे बक्सर का युद्ध हुआ। महागठबंधन वर्सेस अंग्रेज, तो इसमें कौन कौन से, मीर कासिम ने अकेले लड़ने के बजाय एक विशाल गठबंधन बनाया। तो इस विशाल गठबंधन में मीर कासिम की ओर से कौन कौन थे, पहला था मीर कासिम, ये बंगाल का बड़ा भगोड़ा नवाब कहते हैं इसे। किसे कहते हैं, बंगाल का, ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं इसको, बंगाल का बड़ा नवाब। अब है हमारा सेकंड, इसमें था ये, इसमें है सुधा उद्दौला, ये अवध का शक्तिशाली नवाब था। कौन था ये, अवध का शक्तिशाली नवाब। सेकंड था शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, भले ही कमजोर था पर पद बहुत बड़ा था। तो कैसा था ये, मतलब शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट भले ही कमजोर था पर इसका पद कैसा था, ये बहुत बड़ा था। युद्ध का मैदान क्या था, प्लासी युद्ध में तो कहाँ था, भागीरथी नदी के पास, और कहाँ था, बंगाल में। जबकि ये कहाँ था, बिहार के बक्सर नामक स्थान में, गंगा नदी के तट पर। और वो कहाँ था, प्लासी का युद्ध, वो भागीरथी की नदी के तट पर था। सेनापति, इसमें सेनापति कौन था इसका, अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला कौन था, हेक्टर मुनरो। ये पूछा जाता है अक्सर, ये इंपॉर्टेंट है। सेनापति उनका अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला कौन था, हेक्टर मुनरो। और विशेषता क्या थी, प्लासी के विपरीत यह युद्ध किसी धोखे का परिणाम नहीं था, उसमें तो धोखा करके युद्ध लड़ा गया था। जबकि ये कैसा था, यह एक भीषण आमने सामने की सैन्य जंग थी, जहां अंग्रेजों की छोटी लेकिन प्रशिक्षित सेना ने भारतीय राजाओं की विशाल सेना 40 से 50 हजार को हरा दिया था। किसने हरा दिया था, अंग्रेजों ने। अब क्या हुआ, युद्ध के परिणाम क्या हुए, ये युद्ध भारत के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। तो मुगल शक्ति का पतन, भारत के सम्राट की हार से, जब इसकी हार हो गई मीर कासिम की, तो अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को पूरे भारत में फैला दिया।
अब अंग्रेजों की प्रतिष्ठा पूरे भारत में धीरे धीरे फैलने लग गई थी, जिससे क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव दोबारा फिर भारत आ गया और उसने मुगल सम्राट के साथ ऐतिहासिक संधि की। दीवानी अधिकार, अब अंग्रेजों को पहले क्या था, सिर्फ बंगाल में व्यापार करते थे। अब क्या हुआ था, अब अंग्रेजों को इस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर लगा लीजिएगा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा से लगान वसूलने का कानूनी हक मिल गया था। अब अंग्रेजों को व्यापार के लिए ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि भारत से ही पैसे लेकर सामान खरीदने लग गए थे। अब है इनका हम थोड़ा सा कंपेरिजन देखते हैं, किसका, प्लासी के युद्ध का और किसका, बक्सर के युद्ध का, दोनों का देखते हैं। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 23 जून को 1757 में प्लासी का युद्ध, और बक्सर का हुआ था 1764 ईस्वी में। कब हुआ था, ये 22 अक्टूबर, ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में, और जबकि ये हुआ था 23 जून 1757 को। इसका मुख्य कारण क्या था, प्लासी के युद्ध का, सिराज का विरोध और अंग्रेजों का विश्वासघात। जबकि इसका क्या था, मीर कासिम की स्वतंत्रता की आकांक्षा, क्योंकि वो स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति था मीर कासिम, वो अंग्रेजों से मुक्त होना चाहता था, उनके दबाव से। और अंग्रेजी सेनापति इसमें कौन थे, जब प्लासी के युद्ध में, जब अंग्रेजों की ओर से सेनापति कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। जबकि बक्सर के युद्ध में कौन था, हेक्टर मुनरो। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इसकी प्रकृति, यह एक गुप्त समझौता था, जबकि धोखा था ये युद्ध, प्लासी का युद्ध ये धोखे से लड़ा गया था। और जबकि बक्सर का युद्ध ये एक वास्तव में सैन्य युद्ध था, सैन्य शक्तियों का अच्छे से प्रदर्शन किया गया था इसमें। महत्व क्या हुआ था, इसका महत्व क्या मिला, कि बंगाल में पैर जमाने की शुरुआत हो गई थी, किसकी, इसमें भी क्या कहते हैं, अंग्रेजों की जीत हुई थी प्लासी के युद्ध में, और इनको बंगाल में पैर जमाने की शुरुआत उनकी हो चुकी थी। और बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत हुई, तो इसमें भी उन्हें संपूर्ण उत्तर भारत पर अंग्रेजों का प्रभाव अच्छे से जम गया था। अब है हम इससे कुछ क्या कहते हैं, जो भी हमने पढ़ा है, अब हम इससे संबंधित अब कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, देखेंगे कि हमने अब मतलब पाठ को कितने अच्छे से समझा और हमें कितने अच्छे से समझ में आया है। अब थोड़ा हम इसका थोड़ा रिवीजन करते हैं इसका। तो देखते हैं यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। बंगाल के किस नवाब ने, कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थापित किया था। आप इसका सही आंसर बताएंगे। ए ऑप्शन है हमारा मुर्शिद कुली खान, बी है अलवर्दी खान, सी है मीर कासिम, और डी है सिराजुद्दौला। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा मीर कासिम। कौन है, मीर कासिम। सही आंसर क्या है इसका, मीर कासिम। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए उसने ऐसा किया था, किसने, मीर कासिम ने, जिसने अपनी राजधानी को क्या कर दिया था, मुर्शिदाबाद से चेंज करके मुंगेर बिहार में कर दिया था। मुंगेर कहाँ पे किया था उसने, बिहार में, क्योंकि वो कैसा व्यक्ति था, एक स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति था मीर कासिम, जो कि मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने उसको क्या कहते हैं, बंगाल का नवाब बनाया था। अब हमारा सेकंड, 23 जून 1757 को जो हुए प्लासी का युद्ध था, उसमें मुगल सम्राट कौन था। तो मुगल सम्राट कौन था उसमें, शाह आलम द्वितीय, हमारा एक ऑप्शन है हमारा शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह जफर और मोहम्मद शाह रंगीला। सही आंसर बताइएगा इसका। ए ऑप्शन है हमारा शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय सेकंड, और सी है बहादुर शाह जफर या मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसका सही आंसर है आलमगीर द्वितीय। कौन सा है, आलमगीर द्वितीय। अक्सर शाह आलम द्वितीय लगा देते हैं जो कि गलत है। शाह आलम बक्सर के समय था, कहाँ था ये, बक्सर के समय में था। जबकि प्लासी के युद्ध में कौन था, शाह आलम, आलमगीर द्वितीय। कौन था, आलमगीर द्वितीय। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक होल त्रासदी की घटना कब हुई थी। ये कब हुई थी, 20 जून 1757 में, 1756 में। और बी ऑप्शन है हमारा क्या कहते हैं, 23 जून 1757 में। और सी ऑप्शन है हमारा 22 अक्टूबर 1764 में। और डी ऑप्शन है हमारा 12 अगस्त 1765 में। आप इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर है 20 जून 1756 में। इस घटना का वर्णन जे हॉलवेल ने किया था। ये ब्लैक होल त्रासदी घटना थी, वही वाली घटना ब्लैक होल त्रासदी, जिसमें कि
मतलब जो क्या कहते हैं, सिराजुद्दौला ने करीब 146 सैनिकों को एक छोटे से रूम में बंद कर दिया था, जिसमें दम घुटने के कारण काफी सारे सैनिकों की मौत हो गई थी। इसमें कुछ ही मतलब करीब 23 सैनिक ही अंग्रेजी सैनिक बच पाए थे। तो इससे अंग्रेज बहुत नाराज हो गए थे। नेक्स्ट है हमारा बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। अंग्रेजी का सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। हेक्टर, बी ऑप्शन है हमारा, हेक्टर मुनरो ने। सी है वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और डी है लॉर्ड डलहौजी ने। तो हमारा इसका सही आंसर है हेक्टर मुनरो ने। क्या है? हेक्टर मुनरो ने। प्लासी का क्लाइव था। प्लासी में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन बक्सर में मुनरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत अंग्रेजों को कहाँ की दीवानी मिली थी? जो पहली संधि हुई थी उसमें केवल बंगाल की। ये ऑप्शन है हमारा केवल बंगाल की। बी है बंगाल और अवध की। सी ऑप्शन है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। और डी ऑप्शन है हमारा पंजाब और हरियाणा की। सही आंसर दीजिएगा इसका। सही आंसर है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। इसको पूरे मतलब जो उनका क्या कहते हैं, उत्तरी पूरा जो भारत है उसका, पूरे उत्तरी भारत की उन्हें क्या कहते हैं, उनके इसके बदले उनकी क्या मिल गई थी, उनको अंग्रेजों को दीवानी मिली थी। अब भी सिर्फ बंगाल में नहीं, मतलब भारत के पूरी भाग में वो कर सकते थे, पूरा उत्तरी भारत में पूरा के पूरा अब व्यापार आराम से कर सकते थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इसके बदले अंग्रेजों ने सम्राट को 26 लाख सालाना देना स्वीकार किया था। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड बेलेजली, रॉबर्ट क्लाइव, बी थॉमस मुनरो, सी और डी है हमारा ऑप्शन जॉन शेर। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। सही आंसर क्या है इसका? रॉबर्ट क्लाइव। इसे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। किसको? द्वैध शासन को। रॉबर्ट क्लाइव ने इसको शुरू किया था और वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इसको खत्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बक्सर के युद्ध के समय, 7 क्वेश्चन है हमारा, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। बी है हमारा मीर जाफर। और सी है सिराजुद्दौला। और डी है नजमुद्दौला। तो इसका सही आंसर है मीर कासिम। क्या है? सॉरी फ्रेंड, इसका सही आंसर है मीर जाफर। युद्ध तो मीर कासिम लड़ रहा था, लेकिन जो गद्दी पर अंग्रेजों ने दोबारा मीर जाफर को बैठा दिया था। यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर? मीर जाफर। सही आंसर है इसका मीर जाफर। किस इतिहासकार ने 1765-1772 के बंगाल शासन को डाकुओं का राज्य कहा था? किसने कहा था इतिहासकार ने? पहला है, ए ऑप्शन है हमारा JN सरकार। दूसरा है KM पनीकर। और सी है परसिवल स्पियर। और डी है ताराचंद। इसका सही आंसर है KM पनीकर जी ने कहा था। KM पनीकर जी ने कहा था। सही आंसर है बी ऑप्शन। KM पनीकर जी ने ये देश शासन के दौरान जो लूट मच रही थी वहां पे, तो इसके कारण उन्होंने क्या कहा था इसने बंगाल शासन को डाकुओं का राज्य कहा था। तो स्टूडेंट, बक्सर के मैदान में जब धुआं छटा तो सामने एक नया भारत खड़ा था। एक ऐसा भारत जहां सम्राट तो था पर सत्ता नहीं थी, नवाब तो था पर खजाना नहीं था। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या प्लासी और बक्सर को टाला जा सकता था? जवाब आज के कमेंट बॉक्स में आप देंगे। मगर मीर जाफर गद्दारी न करता तो क्या आज हमारा इतिहास कुछ और होता? आपकी राय, अपनी राय नीचे जरूर लिखें, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया और आप चाहते हैं मैं इसी तरह के इतिहास के पेचीदा पन्नों को आसान भाषा में आपके सामने रखूं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, जो इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, बस की समझने की, जो कि समझने में यकीन रखते हैं। तो अगली क्लास में हम देखेंगे बंगाल को लूटने के बाद अंग्रेजों की नज़र दक्षिण के शेर मसूर पर पड़ी। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद,